हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यस क्लासेस में। ये पर्यावरण अध्ययन की 1500 से भी अधिक प्रश्नों की दूसरी भाग है। 1500 प्रश्न हम जो है कुछ ही वीडियोस में कंप्लीट कर लेंगे। चलिए आज के पहले प्रश्न पे चलते हैं। फ्लेग क्या है, किस तरह की बीमारी है? कवक जनित बीमारी है, विषाणु जनित है, जीवाणु जनित है या खनिज जनित है? तो फ्लेग जो है वो एक जीवाणु जनित है और इसका वाहक जो है वो कौन है? चूहे होते हैं फ्लेग के वाहक। चलिए जान लेते हैं। फ्लेग जो है वो जीवाणु जनित बीमारी है। इसका यह एक संक्रमण है जो पास्टोलिया पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण फैलता है। मानव का फेफड़ा इसे प्रभावित होता है। और कौन है इसका वाहक पूछा जाए तो चूहे जो हैं इसके वाहक होते हैं। चूहे इसके वाहक हैं। इसका अन्य नाम क्या क्या है? तो ब्लैक डेथ, ताउन तथा पेस्ट भी कहा जाता है इसको। आदमी को यह रोग प्रत्यक्ष सत्संग या पिस्सू दंश से लगता है, मतलब चूहे के काटने से होता है, तथा यह तीव्र गति से बढ़ता है। हम जानते हैं फ्लेग से हमारे यहाँ 2002 में महामारी फैली थी सूरत में। चलिए अगला क्वेश्चन है, गैसीय अपशिष्ट क्या होते हैं? घरों की नालियों से निकलने वाले गंदे पानी, सब्जी तथा फलों की छिलके, खेत खलिहान से निकलने वाला कचरा या लकड़ी कोयला से निकलने वाला धुआं। देखिए गैसीय अपशिष्ट क्वेश्चन में है तो आप गलती से भी किसमें से गैस निकलता है इस तरह से मत समझिएगा। अपशिष्ट मतलब जलने के बाद गैस के रूप में क्या निकल जाता है हमारा, तो आप ध्यान में रखिएगा। गैस डायरेक्टली किसमें से निकलता है? तो लकड़ी तथा कोयला से निकलने वाले जो धुएँ होते हैं वो होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होते हैं? किस प्रकार का वो प्रकीर्णित होंगे कि ज़्यादा दूर दूर पहुँच जाते हैं? बताइएगा। बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे या कायिक जनन द्वारा वितरित पौधे? तो कायिक जनन द्वारा वितरित पौधे ही सबसे ज़्यादा दूर दूर होते हैं। ये आप फल द्वारा मत समझिएगा कि फल खाते हैं दूसरी जगह जाता है, ऐसा नहीं होता है। कायिक जनन में हमारे जो है वो जो हमारे चिड़ियाँ होती हैं ये सब कायिक जनन के लिए जिम्मेदार होती हैं। अगला हमारा है, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो उसको हम क्या कहते हैं? सहभोजी, परजीवी, मृतोपजीवी या सहजीवी? सहभोजी, परजीवी, मृतोपजीवी या सहजीवी? देखिए क्वेश्चन में है, कहा गया है जब एक जीव लाभ लेता है दूसरे सहजीवी जीव को प्रभावित किए बिना तो उसको हम जो कहते हैं सहभोजी कहते हैं। मतलब वो दूसरे को प्रभावित नहीं करता, साथ साथ में उसका काम चलता रहता है। अगला देखिए, इसमें एग्जाम्पल है हमारे पास कि जैसे उदाहरण के लिए गैस्ट्रोपोड्स कवच में केकड़ा रहता है और उसी कवच के ऊपर जो है समुद्री एनीमोन चिपकी रहती है। उसके ऊपर आप देखिएगा जो चितकबरे जैसे बने होते हैं वो इस तरह से होते हैं। इसी प्रकार शार्क से जो है वो पेट्रोमाइजोन चिपका रहता है तथा व्हेल से जो है समुद्री वर्निकल चिपके रहते हैं। ये सब साथ साथ में उनके रहते हैं। अगला है, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं तो मोर का पोषण स्तर क्या है? अंतिम अपघटक का है, प्राथमिक उपभोक्ता है, प्राथमिक अपघटक है या खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर है? तो ये यहाँ पे जो है इस एग्जाम्पल के अनुसार वो मोर जो है सबसे शीर्ष पर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कायांतरित शैल का उदाहरण कौन सा है? ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, संगमरमर या चूना पत्थर? तो इसका सबसे सही आंसर है कि संगमरमर जो है वो कायांतरित शैल है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में डिटेल से। जब ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप मैग्मा बाहर निकलता है तो मैग्मा संपर्क के चट्टानें रूपांतरित हो जाती हैं। इसी प्रकार के रूपांतरण के कारण चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। देखिए चूना पत्थर कैसे मिलता है? जब मैग्मा जो है बाहर आता है तो मैग्मा के संपर्क की चट्टानें वो बदल जाती हैं। ठीक है, तो जो चूना पत्थर है, चूना पत्थर से ही संगमरमर का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, महासागरों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, कौन सा लवण? साल्ट पूछा जा सकता है, नमक बोला जा सकता है उससे। तो ये कौन सा सबसे ज़्यादा में पाया जाता है? कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड? तो आप ध्यान रखिएगा सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है तथा हमारे खाने का नमक भी जो है वो सोडियम क्लोराइड ही होता है। अगला है,
राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्य न्यायाधीश? तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होगा, पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होते हैं, तो यही वहाँ की अध्यक्षता करते हैं। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किस मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर है? जलोढ़, काली, लाल या बलुई? तो गंगा यमुना का जो मैदान है वो सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? जलोढ़ मृदा। ध्यान रखिएगा यह भारत के 40 से 45% भाग पर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, जो शाकाहारी जंतु हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? द्वितीय चरण उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, प्रथम चरण उपभोक्ता, तृतीय चरण उपभोक्ता या उपभोक्ता सेट? तो ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं तथा जो पेड़ पौधे होते हैं उनको हम उत्पादक कहते हैं। अगला है हमारा, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण कैसा है? सर्जनात्मक है, लक्ष्य केंद्रित विधि है, चयनात्मकता है या सभी है? तो पर्यावरण शिक्षा में हम जो है वो सभी को रखते हैं कि ये सभी विधि जो है वो समाधान करते हैं। चलिए देख लेते हैं। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान के अंतर्गत खोजकर्ता में सृजनात्मकता भी होनी चाहिए, चयन करने की क्षमता भी होनी चाहिए, लक्ष्य केंद्रित होने का भी गुण होना चाहिए। अतः जो पर्यावरण शिक्षा है इसमें जो है समाधान विधि सभी होने चाहिए। ठीक है। अगला है हमारा, प्रेक्षण विधि की सीमाएं क्या क्या हैं? इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। तो ठीक है, ये सही है। यह विधि मितव्ययी नहीं है, तो प्रेक्षण करने के लिए हमें लंबा समय चाहिए। एक ही या कुछ समय के प्रेक्षण से किसी की हम तुलना नहीं कर सकते हैं। इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है, तो ये गलत है। कर सकते हैं, अगर लंबे समय से परीक्षण करेंगे तो उसके व्यवहारों का अध्ययन संभव हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला हमारा है, चलिए अन्य सीमाओं को भी जान लेते हैं। इसकी सीमाएं क्या क्या हैं? समस्या पहला जान लेते हैं। समस्या से चुनाव से परिणाम की वैधता निर्धारित करने के प्रत्येक स्तर पर इसकी उपयोगिता संदेह रहित रहती है। जैसे कि हम कहते हैं लंबे समय तक अगर हम वैलिडिटी इसका रखेंगे, लंबे समय तक निरीक्षण करेंगे तो इसकी जो उपयोगिता है वो एकदम सही रहेगी। तो अगर समय हम कम लगाएंगे तो इसकी जो वैलिडिटी है वो कम हो जाएगी, इस पर हम संदेह कर सकते हैं। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध तथा विश्वसनीय नहीं होते हैं। यही बात अभी हमने बताई थी। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? अक्सर पूछा जाता है वाला क्वेश्चन। तो किसी स्थान पर आजीविकीय घटक होते हैं इकोसिस्टम, परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय होता है। गलत। पृथ्वी तथा वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, जीव समुदाय तथा उसके वातावरण के बीच संतुलित तंत्र। तो यही इसका सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, अक्सर पूछा जाता है। अभी हमारा पेपर हुआ, मतलब जो भी पेपर हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उसमें भी ये सेम क्वेश्चन था, तो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? बताइएगा। शरीर का भार कम होना, ये कैसे चल पाते हैं ये बताना है। शरीर को अच्छी प्रकार से आधार देना, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क के आज्ञानुसार कार्य करते हैं। ठीक है, जानवरों में यही दिक्कत होती है, वो 4 पैर से चलने का कारण वही है उनका कि उनके जो चारों पैर हैं वो किसी एक को नहीं चला सकते हैं कि वो 2 को अलग काम कर लें, उससे वो कंट्रोल वैसे ही होंगे। जैसे हमारे आँखों के साथ है कि हम अगर अचानक कोई चीज़ हमारी आँख में आएगी, अगर दाएँ आँख में आ रही है तो लेकिन पलकें हमारी दोनों बंद होगी, तो स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करते हैं एक पलकें। तो ऐसे ही जानवरों में होता है, वो चारों पैर एक साथ ही काम करेंगे। लेकिन हमारे साथ क्या है, हम पैर को अलग काम करा सकते हैं तथा हाथ को अलग। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को हम क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ, फिजियोग्राफ, कार्डियोग्राफ या बैरोग्राफ? तो ये सिस्मोग्राफ है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। कार्डियोग्राफ जो है वो हम हृदय स्पंदन मापने के लिए करते हैं तथा बैरोग्राफ हमारा वायु की तीव्रता मतलब मापने के लिए हम करते हैं। अगला है हमारा, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, मंगल, शुक्र या बुध? आप सभी को पता ही है, इसका आंसर बुध है। गिर किस राज्य में है? तो गिर जो है वो गुजरात में है, एशियाई शेरों का एकमात्र निवास स्थान। निरीक्षण विधि की विशेषता क्या नहीं है? यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है, यह एक वैज्ञानिक विधि है,
यह बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। तो इसका सही आंसर होगा जो निरीक्षण विधि है, ये मनोवैज्ञानिक विधि है। इसकी विषय मतलब जो है विश्वसनीयता काफ़ी अधिक है। अगला है हमारा, निम्नलिखित वाहिकीय ईंधनों में किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है, जो पर्यावरण के लिए सबसे अच्छा है? बताइएगा, पेट्रोल, डीजल, द्रवित संपीड़ित गैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस? बताइएगा, द्रवित पेट्रोलियम गैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस? तो संपीड़ित जो है प्राकृतिक गैस को ही हम सबसे अच्छा मानते हैं। पेट्रोलियम जो है उससे धुएं निकलते हैं तो उसको हम पर्यावरण स्नेही, पर्यावरण के लिए लाभदायक नहीं मानते हैं। अगला है हमारा, किसी परतंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? भूवैज्ञानिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, रासायनिक चक्र या इनमें से कोई नहीं? तो तत्वों का जो चक्रण है उसको हम जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से वाहिकीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? अभी अभी हमने पढ़ा कि संपीड़ित नेचुरल गैस, जिसको हम सीएनजी बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा, हेमवती नंदन बहुगुणा, मदर टेरेसा या महात्मा गांधी? तो चिपको आंदोलन के जो प्रणेता है वो सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति कैसी है? ये प्रोटीन से बनती है, विटामिन से बनती है, वसा से बनती है या कार्बोहाइड्रेट से बनती है? तो इंसुलिन जो है वो प्रोटीन है एक। अगला है हमारा, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, कहाँ पर होता है? परागकणों में, मूल शीर्षों में, तने में या परागकोश में? तो अर्धसूत्री विभाजन जो है ये परागकोश में होता है। अगला है हमारा, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी या डेट्रीवोर? तो प्राथमिक उपभोक्ता जो है वो सर्वाहारी को कहा जाता है, ये सभी चीज़ें खाते हैं। चलिए अगला है, ज्वर नियंत्रण में, ज्वर बुखार को कहते हैं, आमतौर पर सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली औषधि क्या है? आप सभी लोग लेते हैं, बताइएगा। बी कॉम्प्लेक्स लेते हैं आप, ब्रुफ्रेन लेते हैं, लिप 52 लेते हैं या पैरासीटामॉल लेते हैं? तो पैरासीटामॉल ही है। नॉर्मली हर मर्ज की एक दवा करके आप इनको कह सकते हैं कि अक्सर हमारी सर्दी, खांसी, बुखार इन सब में दिया जाता है। दही निर्माण हेतु कौन सा सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? स्पेक्टोकोटस, एप्सर्जिलिस, रेट्रोविलस या लैक्टोबैसिलस? तो हम सभी को पता है लैक्टोबैसिलस ही दही का निर्माण करता है। मानव रुधिर की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? जैगिंस ने, लैंडस्टीनर ने, पेंटिनमास्ट ने या कार्ल मार्क्स ने? तो जो हमारे ब्लड ग्रुप बोलते हैं उसको खोज जो है वो लैंडस्टीनर ने ही किया था। ये कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के थे। अगला है हमारा, चलिए ब्लड ग्रुप के बारे में और जान लेते हैं कि जो ओ निगेटिव होता है वो ओ निगेटिव होता है वो सभी को ब्लड दे सकता है, तथा जो ए निगेटिव होता है वो सभी से ब्लड ले सकता है। अगला है हमारा, आलू, प्याज तथा अदरक क्या हैं? प्याज, आलू तथा अदरक क्या है? तने हैं, जड़ें हैं, अपस्थानिक जड़ें हैं या सल्कपत्र हैं? तो आप ध्यान रखिएगा, प्याज, आलू, अदरक इन सभी को जो है वो तना माना गया है। ठीक है, चलिए अन्य देख लेते हैं। तना उदाहरण, प्रकंद, हल्दी को भी हम प्रकंद होता है। अदरक कंद, आलू शकरकंद, प्याज, लहसुन, घनंद, अरवी, ये सभी जो हैं वो तना के उदाहरण हैं। एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव क्या है? विषाणु, स्पाइरोगोरा, पैरामीशियम या हाइड्रा? तो जो हमारा वायरस होता है विषाणु, ये एक कोशिकीय होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? साबुन की जगह पे आप इस पादप उत्पाद का प्रयोग कर सकते हैं। रीठा, रुद्राक्ष, तेंदु या उपयोग सभी? तो आप सभी को पता है रीठा ही है। रीठा बहुत से लोग यूज़ भी करते हैं अपने
शैम्पू की जगह पर। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी क्लास कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, और अभी तक जिन्होंने भी हमारे क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें। हमारा चैनल इस पर नया है यूट्यूब पर, तो आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। उम्मीद है आप सभी लोग अपने दोस्तों तक भी हमारे वीडियोस को ज़रूर शेयर करेंगे। धन्यवाद आप सभी का।